स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी साइंस की सीरीज, जिसका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस होती क्या है। इस चैप्टर में हम पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन करूंगा। सबसे पहले आप बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, तो आपको लेटेस्ट वीडियोस साइंस, फिजिक्स या जिससे भी रिलेटेड आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसकी आपको मिलती रहेंगी। सबसे पहले बात करते हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे हम। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंड व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। समर में जब आप मिल्क को रख देते हैं तो कैसे जम जाता है। एंड आयरन तवा पेन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फियर। तो ये आपने देखा होगा कि ह्यूमिड एटमॉस्फियर में कैसे आयरन तवा पे जंग लग जाता है, रस्टिंग लग जाता है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेटेड, फूड इज कुक्ड, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी एंड वी रिस्पायर। तो ये सब केमिकल चेंजेस हैं, ये आपको दिख भी रहा होगा। तो केमिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस जिसमें नया प्रोडक्ट फॉर्म हो, मतलब कुछ नया मिले और वो रिवर्सिबल ना हो। मतलब एक जैसे दूध से दही का बनना है तो आप दही से दूध नहीं बना सकते फिर उससे, ठीक है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होंगी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, ठीक है। इसको बोलते हैं हम केमिकल चेंज। इन ऑल द एबव सिचुएशन द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड। वही मैंने बताया था आपको, ठीक है। व्हेनेवर केमिकल चेंजेस अकर वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस। अगर कोई भी केमिकल चेंज अकर होता है तब बोलेंगे हम केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन आप समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा कि कैसे कोई चीज केमिकली रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट फॉर्म करती है, दूसरा आप एक अलग प्रॉपर्टीज का नया सब्सटेंस बन जाता है। यू में परहैप्स वी वंडर एज व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, इसमें केमिकल रिएक्शन को समझाने के लिए आपको एक एक्टिविटी दी गई है, दैट इज एक्टिविटी 1.1। इस बार इस 2024 में आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन भी पूछा गया, वो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो एक्टिविटी है 1.1 क्या कह रहा है, एक्टिविटी पढ़ते हैं। द एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट, टीचर के आपको असिस्टेंस में ही करना है इसको। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वियर आई प्रोटेक्शन, तो स्टूडेंट को आई प्रोटेक्शन का भी ख्याल रखना है। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद अ सैंड पेपर। तो देखिए, मैग्नीशियम रिबन को आपको रब करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा आपको बिफोर बर्निंग। वो इसलिए करना पड़ता है कि मैग्नीशियम रिबन जब एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, यानी एक ऑक्सीजन की लेयर बना लेता है, एक परत बना लेता है अपने ऊपर। तो जलने में कठिनाई होती है, इस वजह से उसको हम सैंड पेपर से पहले रब करेंगे, तब उसके बाद उसको बर्न करेंगे, जलाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमने उसको होल्ड किया और उसको जलाना स्टार्ट किया। जलाने पर क्या होगा, इस तरह से आपको ऐश मिलेगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ये दिख भी रहा होगा। एक वाच ग्लास में आप इकट्ठा करेंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की आपको ऐश मिलेगी, राख मिलेगी, ठीक है। और ये राख जो होती है, ऐश जो होती है, ये होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब भी किसी भी चीज़ को आप हीट करेंगे तो जैसे अब मैग्नीशियम को आपने हीट किया तो इसका जो रिएक्शन होगा हमेशा वो किसके साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ में होगा, ठीक है। और क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद हुआ क्या, रिएक्शन में क्या मिला। तो रिएक्शन में यू मस्ट ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन है वो ड्रेजलिंग साउंड के साथ, ड्रेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, सॉरी ड्रेजलिंग फ्लेम के साथ। ये देखिए यहाँ पे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ड्रेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। एंड चेंजेस अकर इनटू द वाइट पाउडर, इसमें चेंज हो जाता है वाइट पाउडर। और इस वाइट पाउडर को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस वाइट पाउडर को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है।
तो ये मैग्नीशियम का किसके साथ में रिएक्शन हुआ, ऑक्सीजन के साथ में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया हमने टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, और उसमें ऐड की पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। ये हम आगे एक्टिविटी देखेंगे, ठीक है, आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें ये एक्टिविटी आपकी समझ में आने लगेंगी। एक्टिविटी 1.3 है टेक अ फ्यू जिंक ग्रेनुअल। तो जिंक ग्रेनुअल लेंगे और उसमें हम लोग क्या डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे या सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल सकते हैं। तो क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे उस एक्टिविटी में आपको बताया गया है। तो देखिए जब भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगा तो आपको ये 4 चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहला है चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ देखिए जब जिंक ग्रेनुअल यानी जिंक जो मेटल है उसको अगर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाला तो उसमें क्या स्टेट में चेंज आया, क्या सॉलिड लिक्विड में बदला, लिक्विड गैस में बदला। तो ऑब्वियसली लिखिए या गैस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो ये केमिकल रिएक्शन यहाँ परफॉर्म हुआ। क्या कलर में चेंज आया, क्या कलर चेंज हुआ, ठीक है। क्या एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, एवोल्यूशन ऑफ गैस में भी जैसे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है यहाँ, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, क्या फ्लास्क गर्म हो गया, ठंडा हो गया, क्या टेम्परेचर में चेंज आया। तो इस तरह के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुआ है। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, ठीक है। स्टडी करेंगे हम। अब केमिकल रिएक्शन होता क्या है उसकी बात कर लेते हैं। एक्टिविटी 1 में हमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया ऑक्सीजन के साथ में तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मिला क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मिला क्या हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला, ठीक है। तो यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन को अगर हम वर्ड की फॉर्म में लिख दें, जैसे यहाँ मैग्नीशियम लिखा हुआ है, यहाँ मैग्नीशियम लिखा हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन हमने लिख दिया इंग्लिश में और क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। ध्यान रखना, वर्ड इक्वेशन, ये वर्ड इक्वेशन है, वर्ड में लिखी गई है, ठीक है ना। और एक चीज और कि द सबस्टेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस इन द रिएक्शन, और यहाँ केमिकल चेंज हुआ है, मैग्नीशियम अलग प्रोडक्ट अलग सबस्टेंस है, ऑक्सीजन अलग सबस्टेंस है, ठीक है, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक अलग सबस्टेंस है, एक नया सबस्टेंस फॉर्म हुआ है। तो यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। द सबस्टेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस, और इसमें बताया गया है कि मैग्नीशियम ये ऑक्साइड फॉर्म हुआ है। इसके बाद ए वर्ड इक्वेशन शोज दैट कि जो एरो है वो बताता है कि जो नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसको इंडिकेट कर रहा है। ये एरो यहाँ दिख भी रहा होगा आपको, ये जो एरो है ये इंडिकेट कर रहा है कि मैं यहाँ से यहाँ रिएक्शन हुआ है। तो इस वाली साइड को हम रिएक्टेंट साइड बोलते हैं, रिएक्टेंट साइड बोलते हैं, और इस वाली साइड को हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। इस वाली साइड को प्रोडक्ट साइड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो प्लस साइन, दो रिएक्टेंट्स के बीच में हमेशा प्लस साइन लगाएंगे। तो जो राइट हैंड साइड है उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट साइड, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट साइड, और जो राइट हैंड साइड है उसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट साइड। चलिए आगे चलते हैं। द सबस्टेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस, ये हो गया, ठीक है। द एरो पॉइंट क्या करता है, ठीक है। अब राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन लिखी कैसे जाती है। तो देखिए अभी हमने क्या लिखा था, मैग्नीशियम, और यहां देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमने वर्ड फॉर्म में लिखा था, ठीक है। लेकिन इस बार हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, इनकी सिंबल की फॉर्म में, ठीक है। तो यहां हमने देखा कि जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हमने सिंबॉलिक फॉर्म में यहां लिख दिया। मैग्नीशियम के लिए Mg और ऑक्सीजन के लिए O2 लिख दिया, ठीक है। दोनों में प्लस लगा दिया, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में जब भी दो एलिमेंट या कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं उनको, तो उसके बाद उनमें बीच में प्लस लगाया जाता है, और ये बना हमारा प्रोडक्ट MgO,
ठीक है। अब ये बना कैसे, देखिए मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी होती है 2, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा Mg2O2। अब यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो क्या बनेगा MgO। ये MgO हमें मिल जाता है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन जो है हम लोग यूज करेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। तो इस तरह की इक्वेशन आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। अब इस पीछे वाली जो साइड है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इस तरह की इक्वेशन को जो अनबैलेंस, अभी देखिए अनबैलेंस है, क्यों अनबैलेंस है ये, देखिए अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो ऑक्सीजन जो है वो 2 है, O2, ठीक है, ऑक्सीजन कितनी है O2। लेकिन अगर हम इस साइड में देखें तो यहाँ ऑक्सीजन है सिर्फ O, यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है, वहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन इस तरह की अगर इक्वेशन हो जिसमें बैलेंसिंग ना हो रखी हो तो इस तरह की इक्वेशन को हम बोलते हैं, इस तरह की इक्वेशन को बोलते हैं हम स्केलेटन या अनबैलेंस्ड इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या फिर अनबैलेंस, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। स्केलेटल बोलते हैं इसको, ये रहा स्केलेटल, स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन या फिर हम बोलते हैं अनबैलेंस, क्लियर, ठीक है। तो अच्छा ये अनबैलेंसिंग है क्यों और इसको बैलेंस क्यों कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ये 9th क्लास में पढ़ा दिया जाता है कि जब भी हम रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड जाते हैं तो मास जो है वो हमेशा कंजर्व रहता है। तो रिएक्टेंट साइड का जो मास है वो होना बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट साइड के मास के, ठीक है। तो इस तरह से हम उसकी बैलेंसिंग करके उन दोनों के मास को बराबर करेंगे। अब बात करते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंसिंग की। तो सबसे पहले हम जो हमने ऊपर लिखा था Mg प्लस O2 इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा था क्या बनेगा MgO। एक बात और, आप इस जैसे ये पूरी इक्वेशन है आप इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यहाँ Mg लिखेंगे तो यहाँ इसमें Mg2 यहाँ नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। ऐसे यहाँ आप बैलेंस करके यहाँ 4 नहीं कर सकते, ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे यहाँ आप O2 नहीं लगा सकते, ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह से आप चेंजेस नहीं करेंगे, आप जो भी चेंजेस करेंगे वो इधर साइड करेंगे, ठीक है, जो भी चेंजेस करेंगे वो इधर साइड करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसको हम बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले Mg प्लस O2 और बनेगा हमारा MgO, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ O2 कितने हैं 2 और यहाँ कितने हैं 1, तो अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो O भी कितने हो गए 2 हो गए, ठीक है। अब लेकिन एक दिक्कत है, यहाँ Mg अब यहाँ 2 हो गए और यहाँ Mg कितना है 1 रिएक्टेंट साइड में, तो यहाँ भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरी बैलेंस होगी। देखिए यहाँ Mg हो गए 2, यहाँ भी Mg 2, यहाँ O2 2 और यहाँ भी O2 2, ठीक है। तो इस तरह से हम बैलेंस इक्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और बैलेंस इक्वेशन, एक और अनबैलेंस्ड इक्वेशन देखते हैं और उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए जिंक प्लस H2SO4 बना है ZnSO4 प्लस H2। यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितनी है 2, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, जिंक यहाँ कितनी है 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ SO4 कितनी है, पूरा SO4 देखें तो यहाँ SO4 1 है और यहाँ भी, ये बैलेंस्ड है, ठीक है। अच्छा बैलेंस किया कैसे है यहाँ इन्होंने, तो यहाँ देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड के जो एटम्स हैं उसमें जिंक 1 है, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड में भी जो जिंक है वो 1 है। यहाँ देखिए प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितनी है 2 है, तो यहाँ प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन 2 है। यहाँ सल्फर कितनी है 1 है, तो यहाँ भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन कितनी है 4 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। तो जो बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। चलिए अब आगे चल के हम इसको बैलेंस करते हैं। आपकी जो इक्वेशन है Fe प्लस H2O और ये बना आपका Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, अब इसको कैसे, एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं और एक इस तरह से भी कर सकते हैं आप इसको
आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, जैसे यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया गया, वो स्टेप बाय स्टेप में समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है कि आप इनको बॉक्स में लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिया बॉक्स में, यहाँ देखिए ये बॉक्सेस में इनको लिख लिया। ठीक है, इतना करेंगे, बॉक्सेस में लिख लेंगे सबसे पहले। फिर रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग लिख लेंगे। जैसे एफ एलिमेंट लिख लेंगे, कितने एलिमेंट हैं, Fe और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ 3 ही एलिमेंट है, तो तीनों एलिमेंट को मैंने लाइन बाय लाइन लिख लिया, Fe, H और O। अब रिएक्टेंट साइड मेरे कितने एलिमेंट हैं और प्रोडक्ट साइड कितने एलिमेंट हैं, दोनों को मैंने लिख लिया। जैसे Fe यहाँ कितना था, 1, यहाँ भी 1 लिख लिया मैंने। यहाँ Fe कितने थे, 3, तो यहाँ मैंने उसको 3 लिख दिया। ऐसे यहाँ हाइड्रोजन कितने थे, 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने, 2, वो मैंने दोनों को लिख दिया। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन कितने थे, 1 और यहाँ 4। ठीक है, तो यहाँ 1 और यहाँ 4, क्लियर है यहाँ आपको। ठीक, अब सबसे पहले जिसकी जो सबसे ज़्यादा अनबैलेंस है, जैसे ऑक्सीजन यहाँ देखिएगा इधर 1 है और यहाँ 4 है, तो ऑक्सीजन का अनबैलेंस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, क्या किया, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन को। ठीक है, तो यहाँ इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। कौन सी इक्वेशन को, ठीक है, ये देखिए यहाँ 4 से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। किधर, यहाँ 4 से उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 4 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब कितनी हो गई ऑक्सीजन, 4, ऑक्सीजन बराबर हो गई, लेकिन हाइड्रोजन कितनी हो गई, यहाँ हो गई 4 × 2, और यहाँ कितनी है हाइड्रोजन, 2 × 1, तो यहाँ हाइड्रोजन अभी भी 2 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन होगी 8। तो अगर यहाँ मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ भी हाइड्रोजन 8 हो गई। ठीक है, लेकिन Fe अब यहाँ कितनी है, 3, यहाँ कितनी है F, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर तो होगी बैलेंस। तो इस पूरी बैलेंस इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए Fe + H2O F E3O4 + H2। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन 4 थी, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ भी 4 हो गई ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितनी है, 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितनी है, 4 × 2, 4 × 2 कितना हुआ, 8, यहाँ 8 है और यहाँ कितनी है, 2, तो यहाँ अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हाइड्रोजन का बैलेंस हो गई। ठीक, अब ऑक्सीजन भी बैलेंस है और हाइड्रोजन भी बैलेंस है, बचा हमारा आयरन, Fe, आयरन को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी बैलेंस होगी, ये हमारी बैलेंस्ड हो गई इक्वेशन। और बहुत सारी इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं आप। अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करने के लिए अलग से वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम, ये बैलेंस ही हो रखी है इक्वेशन। अच्छा, एक चीज और, अगर हमें इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाना है तो इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं आप इक्वेशन को, उनकी फिजिकल स्टेट लिख के बना सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, और उनके ऊपर जो कैटालिस्ट जिसकी हेल्प से वो हो रहा है उसको लिख के बता सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये इक्वेशन आपने देखी होगी, आयरन जो होता है वो सॉलिड होता है, तो यहाँ सॉलिड लिख दिया। ठीक है, जैसे जो H2 होता है वो क्या है, या गैस फॉर्म में, ध्यान रखना गैसियस फॉर्म में, मतलब वेपर फॉर्म में है, यहाँ ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है। ऐसे हाइड्रोजन या गैस, और ऐसे ही Fe3O जो 4 बना वो है सॉलिड। तो यहाँ हम इनकी फिजिकल स्टेट लिख के, जैसे आयरन की फिजिकल स्टेट क्या होती है, आयरन की फिजिकल स्टेट होती है हमारी सॉलिड, तो उनकी पास में अगर हम ऐसे लिख दें, जैसे Fe की फिजिकल स्टेट S, ठीक है, सॉलिड, तो इस तरह से लिख के हम इनको इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं जिससे देखने वाले को ईजी सा फील हो। ठीक है, उसके बाद जैसे हम लोग इसको देख लेते हैं, तो CO2 गैस, 2H2O ये भी गैस, तो जो बना, ठीक है, ये भी CH3OH ये भी लिक्विड फॉर्म में बना। ठीक है, अब इसने हमने यहाँ लिख दिया 340 ATM के प्रेशर पर ये परफॉर्म होगा, तो ये हमने इनको इंफॉर्मेटिव बना दिया। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, क्लोरोफिल में आप सनलाइट की हेल्प से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है ना, तो ग्लूकोज का एक्वस
यहाँ एक्वस, तो इससे इस तरह से हमने इनको इन्फॉर्मेटिव बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को इन्फॉर्मेटिव जरूर बनाइएगा, क्योंकि इसके भी मार्क्स कभी कभी इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए आ जाता है। ठीक है, ये एक्सरसाइज हम अलग से सॉल्व करेंगे, अभी हम पूरा चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये ब्लूप्रिंट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम किसी और दिन कंप्लीट। रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं? तो सबसे पहले वैसे तो 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 आपका कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, और आपका जो 4th वन है वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके अलावा भी एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और आपके रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, वो भी होता है, वो अलग से देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। ठीक है, इस एक्टिविटी की हेल्प से हम इसको समझते हैं। तो एक्टिविटी क्या है देख लेते हैं सबसे पहले। तो एक्टिविटी 1.4 देखते हैं कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले हमने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा CaO को हम कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्विक लाइम, इस बार भी क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा क्विक लाइम भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हमने ले लिया और उसमें वाटर डिजोल्व कर दिया। ठीक है, तो क्या देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कॉम्बिनेशन क्यों बोल रहे हैं, देखो कॉम्बिनेशन क्यों बोलते हैं इसको। ठीक है, और बनता क्या है, स्लैग्ड लाइम, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी CaOS यानी सॉलिड स्टेट प्लस H2O मिलके क्या बना, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, चलिए अब इसको हम कॉम्बिनेशन क्यों बोल रहे हैं। तो जब भी इस तरह की इक्वेशन मिले आपको A प्लस बी और A प्लस बी मिलके क्या बने, C, A प्लस बी मिलके क्या बने, C, यानी 2 रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म हो, क्या हो, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो, और 2 रिएक्टेंट्स हो। तो इस तरह की इक्वेशन जिसमें 2 रिएक्टेंट्स हो और एक सिंगल प्रोडक्ट बने, तो इस तरह की इक्वेशन को बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आगे चलें, ठीक आगे चलते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा इसको बोलते क्या है, ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइट वॉश में भी यूज होती है ये वाली इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से हम इसकी वाइट वॉश में भी ये इक्वेशन यूज होती है हमारी। ठीक है, ये वाली। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम प्रोड्यूस्ड, ये क्वेश्चन है, इसमें ये बोलता है कि अगर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो बना था अभी क्विक लाइम और पानी के रिएक्शन से, सफ़ेदी में यूज़ होता है, वाइट वॉश में आपने देखा होगा, जो घर में हम डेले वाली सफ़ेदी लाते हैं ना, उसको ही बोलते हैं हम क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब आपने देखा होगा उसको पानी में डालते हैं तो वो हीटअप करने लगती है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। ठीक है, एक्सोथर्मिक भी बोलते हैं उसको कि हीट रिलीज हो रही है, ये बाद में समझेंगे हम। ठीक है, यहाँ अगर कार्बन डाइऑक्साइड से इसकी रिएक्शन करा दें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है। ठीक है, इस रिएक्शन को भी हम देख लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, धीरे धीरे रिएक्शन आप समझेंगे, एकदम आप बिल्कुल नए हैं तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, तो धीरे धीरे हम इन चीज़ों को धीरे धीरे समझ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और देखते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बन रही है। ठीक है ना, तो यहाँ भी देखिए 2 रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ भी देखिए H2 प्लस O2 मिलके क्या बनता है, H2O। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस भी कर सकते हैं, यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गई और यहाँ हाइड्रोजन को 4 करके मैं उनको बैलेंस कर लूँगा। बैलेंस करने के लिए आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप बैलेंस कर सकते हैं आराम से। ठीक है, इस तरह से आप इसको
कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझ सकते हैं कि दो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। अब यहाँ देखिए दो तरह के रिएक्शन और देखते हैं, जैसे दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। आपने देखा होगा जब भी आप सफेदी लाते हैं और पानी में डालते हैं तो वो हीटअप होने लगती है, ठीक है। या फिर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब भी आप मीथेन को जलाएंगे, ठीक है, जलाने पर क्या होता है, जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और हाइड्रोजन पानी बनेगा, वो गैसियस फॉर्म में होता है, वेपर फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं, क्योंकि इसमें रिलीज क्या हो रही है, हीट, ठीक है। इसमें क्या रिलीज हो रही है, हीट। दोज रिएक्शन जितने क्या रिलीज हो, हीट रिलीज हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ग्लूकोज का देखिए, यहां देखिए ग्लूकोज जब भी फॉर्म होता है तो ग्लूकोज फॉर्म होने पर ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, ठीक है। इसको फॉर्म होने पर क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, एनर्जी मतलब हीट। तो हीट जब निकलेगी तो इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा रिएक्शन है वो है हमारा डिकम्पोजिशन। जो मैंने बताया था सेकंड जो है हमारा डिकम्पोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस एक्टिविटी को देखते हैं और इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम समझते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी 1.5, एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में आती है एक्टिविटी, ठीक है, पूछी जाती है एक्टिविटी। तो यहाँ देखते हैं, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट। तो हमने क्या ले लिया सबसे पहले, फेरस सल्फेट यानी FeSO4, ठीक है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल ले लिया ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, ठीक। उसमें क्या किया हमने, नोट कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ठीक है। पहले हम नोट कर लेंगे कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो कलर है वो क्या है, ठीक है। फिर हम उसको हीट करेंगे, बॉईल करेंगे धीरे फ्लेम पर, ठीक है। फिर ऑब्जर्व करेंगे कलर को, क्या जो ऑब्जर्वेशन हमने देखी, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्वेशन देखी हमने, देखिए, हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज्ड। तो सबसे पहले जब फेरस जो सल्फेट क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, ठीक है ना, ये क्रिस्टल की फॉर्म, तो इसमें से पानी को निकाल दें तो ये क्रिस्टल फॉर्म से ये ड्राई फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और ड्राई फॉर्म में आते ही ये अपना जो कलर है उसको खो देगा, ग्रीन कलर को, ठीक है, वाइट कलर की फॉर्म में आ जाएगा ये, ठीक है। फिर हम इसको हीट करेंगे, तो हीट करने पर, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ यही बताया गया है। देखिए, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व द सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक इनटू द सिंपलर प्रोडक्ट, ठीक है। इसको ही डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जब एक यानी एक जो हमारा रिएक्टेंट्स है वो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूट गया, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 प्रोडक्ट में टूट गया, जैसे ये 1 2 3, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये डिकम्पोजिशन है, यानी एक ब्रेक हो रहा है कई में, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये, ठीक है। यहाँ फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल है वो लूज वाटर, पहले लूज वाटर करके कलर को चेंज कर। अच्छा, ये एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो कलर चेंज है वो भी हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ ग्रीन कलर जब हीट किया हमने तो ग्रीन कलर किसमें चेंज हो जाता है, वाइट कलर में, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये बना फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो फेरिक जो ऑक्साइड होता है हमारा, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस रिलीज होगी यहाँ। और जो फेरस ऑक्साइड जो होता है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, और बाकी जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई जो ऑक्साइड होते हैं हमारी ये गैसियस फॉर्म में होंगे, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको ध्यान से समझ लेने, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, वैसे तो आपके अभी तो नया है, पहला ही चैप्टर है, तो आपको हो सकता है थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हो केमिकल रिएक्शन करने में, लेकिन धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे ये समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलिए एक बार और देखते हैं, जैसे अगर लाइमस्टोन, अभी जो लाइमस्टोन ऊपर बना था आपने देखा था, यहाँ हमने जो लाइमस्टोन बनाया था अभी यहाँ, ये जो लाइमस्टोन बना था यहाँ पे, तो इस लाइमस्टोन को अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है ना, मतलब इसको आप हीट करके तोड़ना चाहते हैं,
यहाँ देखिए, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं हम। तो यहाँ हमने देखा कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है। तो कैल्शियम जो ऑक्साइड है उसको हमने हीट किया, और हीट करने पर वो ब्रेक हो गया हमारा क्विकलाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस तरह के रिएक्शन को, जिसमें एक प्रोडक्ट टूट के एक रिएक्टेंट टूट के दो प्रोडक्ट फॉर्म करता है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे जो लाइमस्टोन भी बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। तो जब ये लाइमस्टोन यहाँ ब्रेक होगा तो कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। इस बार ये क्वेश्चन आया है कि कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक होने पर कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ऐसे करके क्वेश्चन मार्क था CaCO3, और इस तरह से क्वेश्चन दिया था। यहाँ क्वेश्चन में क्या आएगा? +CO2। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या आएगा? कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विकलाइम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगली एक्टिविटी है हमारी, इसको देखते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अच्छा, 3 तरह के डिकम्पोजिशन होते हैं, ठीक है। तो ऊपर जो हीट की वजह से हुआ था, जो हीट की वजह से हुआ था CaO डायरेक्शन CaO + CO2, तो ये हुआ था हीट की वजह से। तो इस तरह के डिकम्पोजिशन को बोलते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट की वजह से हुआ है तो इसको थर्मल बोलते हैं, ठीक है। 3 तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम 3 तरह से देखेंगे। नंबर 1 जो होता है वो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। नंबर 2 होता है हमारा फोटो डिकम्पोजिशन, मतलब सनलाइट की हेल्प से टूटता है, फोटो डिकम्पोजिशन। और तीसरा जो हमारा डिकम्पोजिशन होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करें तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये ऊपर वाला जो था हमने देखा था, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसमें देखेंगे अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन बॉइलिंग ट्यूब। सबसे पहले लेड नाइट्रेट पाउडर ले लिया हमने, ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टंग्स, हीट इन द फ्लेम। अब इसको हम हीट करेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। पर क्या होगा? तो हीट करने पर सबसे पहले देखेंगे हम, यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। तो क्या निकलेगा? ब्राउन फ्यूम निकलेगी। और जो फ्यूम होगी वो होगी नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड की, ठीक है। जो ब्राउन फ्यूम होगी वो किसकी होगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, NO2, ठीक है। ये फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये भी हमारी किसकी वजह से हो रहा है? हीट की वजह से हो रहा है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? उसकी हीट की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन। चलिए इसकी बात देखते हैं हमारा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो हमने क्या किया यहाँ पे, यहाँ देखते हैं अरेंजमेंट। तो यहाँ हमने 2 इलेक्ट्रोड से इसको जोड़ दिया 6 वोल्ट की बैटरी से। इस साइड को हमने बोला कैथोड, पॉजिटिव साइड को, और नेगेटिव साइड को हमने बोला पॉजिटिव साइड को बोला एनोड, और नेगेटिव साइड को बोला हमने कैथोड। अभी आप इतना ही समझिए कि पॉजिटिव साइड को हम कैथोड लेके चलते हैं, ठीक है। वैसे आगे हम उसको और डिटेल में समझेंगे। ये जो रॉड हमने ली ग्रेफाइट की, ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट की रॉड ली है यहाँ हमने, ठीक है। यहाँ हमने इसमें भर लिया वाटर, ठीक है। और वाटर के बाद ये प्लास्टिक के मग में किया हमने ये सारा अरेंजमेंट, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम वाटर को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो देखिएगा, तो यहाँ एनोड से कौन सी गैस निकल रही है? एनोड से निकलेगी हमारी ऑक्सीजन, यानी एनोड से कौन सी गैस निकलती है हमारी? यहाँ पे ऑक्सीजन। और कैथोड से कौन सी निकल रही है? हमारी हाइड्रोजन। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सी निकल रही है? हाइड्रोजन, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है,
ये कई बार पूछा भी आता है, ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं एनसीईआरटी हमारी इसके लिए। अगली एक्टिविटी है हमारी एक्टिविटी 1.8। अच्छा, इस एक्टिविटी में हम देखते हैं कि इस जो पिछली जो एक्टिविटी थी उसमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वाटर ब्रेक हो रहा था, इसलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये थर्मल फोटो मतलब लाइट, सनलाइट की बात करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए AgCl सिल्वर क्लोराइड ब्रेक होता है सनलाइट की हेल्प से, ठीक है। जब भी आप सनलाइट की रखेंगे तो ये Ag+Cl2 गैस में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये पढ़ भी सकते हैं। यू विल सी दैट द वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स इनटू द ग्रे। और ये भी याद रखिएगा कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो होता है वाइट कलर का, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे कलर में, ठीक है। यू विल सी दैट द वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न इनटू द ग्रे कलर, ठीक है। तो वाइट किस में कलर हो जाता है, ग्रे कलर में। तो कलर चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन है। देखिए हमने ऊपर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, देखिए सबसे ऊपर हम जब थे तो हमने पढ़ा था कि हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखनी है जब केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमने 4 देखे थे जिसमें कलर चेंज भी एक था, ठीक है। यहाँ देखिए चेंज इन कलर, तो वहाँ चेंज इन कलर हो रहा है, ठीक है। हमने चेंज इन स्टेट भी देखा, जैसे H2+O2 मिलके क्या बनाते हैं, H2O, ठीक है। ये दोनों गैसेज हैं और ये क्या है, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड बनता है, ठीक है। ये क्या है, लिक्विड है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इसके अलावा फिर हम देखेंगे हमारा सिल्वर जो फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो यहाँ हमारा फोटो डिकम्पोजिशन देखिए सनलाइट की हेल्प से हो रहा है, इसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। और ये जो 2 आपको रिएक्शन देख रहे हैं AgCl से ब्रेक होके Ag+Cl2, और जो ब्रोमाइड हमारी ब्रेक हो रही है हमारी, ये सिल्वर ब्रोमाइड ब्रेक हो रही है हमारी Ag+Br में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और इस तरह के रिएक्शन को हम फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अब बात करते हैं अपने थर्ड रिएक्शन की, जिसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। हमने 2 देख लिए, एक तो कंपोजिशन देख लिया, दूसरा डिकम्पोजिशन देख लिया। और डिकम्पोजिशन में हमने 3 देख लिए, एक तो फोटो डिकम्पोजिशन, उससे पहले देखा था इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोजिशन, और थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक भी बोलते हैं डिकम्पोजिशन, ठीक है। यहाँ देखते हैं हम अगला डिकम्पोजिशन। इसमें देखते हैं क्या क्या लिया है हमने, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है और उसमें आयरन नेल डाला है, ठीक है। इस एक्टिविटी की हेल्प से इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को डाला, ठीक है। कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और उसमें हमने क्या डाल दिया, आयरन की नेल, ठीक है। आयरन नेल डालने पर क्या होगा, आयरन नेल मतलब ये Fe+CuSO4, ठीक है। तो ये जो आयरन है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, मतलब आयरन की जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है कॉपर से, ठीक है। ये कॉपर है, तो ये आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, इस कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और इसकी जगह लग जाएगा खुद, यानी FeSO4 प्लस और Cu अलग हो जाएगा, ठीक है। कॉपर अलग हो जाएगा। अब कॉपर अलग कहाँ होगा, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा आयरन के ऊपर, ठीक है। यानी आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी कॉपर की, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं, इसी को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। यानी आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया किसको, कॉपर को, कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए यहां पूरी एक्टिविटी को समझते हैं। देखिए यहां पे, तो यहां देखिए Fe+CuSO4 कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, ये क्या बना, आयरन सल्फेट, और क्या अलग हो गया, कॉपर अलग हो गया, ठीक है। इन दिस रिएक्शन हैज डिस्प्लेस और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर, ठीक है। कॉपर को उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया या फिर एलिमिनेट कर दिया,
ठीक है, और कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन गया हमारा, आयरन सल्फेट। ठीक है, दो और रिएक्शन है जिंक और कॉपर सल्फेट का, ठीक है, और Pb और Cl2 का, यानी ये भी जो एलिमेंट है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए ये कॉपर को क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा कि अगर रिएक्टिविटी पीछे जो रिएक्शन हो रहा है उसमें अगर रिएक्टिविटी ज़्यादा है एलिमेंट की, ठीक है, यानी एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तभी वो डिस्प्लेस कर पाएगा, अदरवाइज डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यानी अगर आयरन सल्फेट में मैं कॉपर डालूं तो कॉपर जो है वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी कम है आयरन से। तो ये ध्यान रखिएगा, ये रिएक्टिविटी सीरीज आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको पढ़ने को मिलेगी। अभी आप इतना समझ लीजिए कि अगर कोई एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये दूसरे को डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर दे ये नहीं हो सकता, क्योंकि कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, यानी उतना रिएक्टिव नहीं है जितना हमारा कंपैरेटिवली आयरन है। ठीक है, अगला देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप ध्यान रखना, यहाँ आयन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कंपाउंड जो है वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने एक सॉल्यूशन ले लिया सोडियम सल्फेट का और दूसरा ले लिया बेरियम क्लोराइड का। तो यहाँ देखिए सोडियम डिस्प्लेस कर देगा बेरिलियम को और बेरिलियम जगह ले लेगा सोडियम की। ठीक है, तो यहाँ वही हुआ है, देखिए Ba चला गया Na की जगह, तो यहाँ बना BaSO4। ठीक है, और Na आ गया B की जगह और यहाँ बना हमारा NaCl। ठीक है, यहाँ बना बेरियम सल्फेट। एक चीज और, यहाँ जो हमारा रिएक्शन बनता है, मतलब जो रिएक्शन परफॉर्म होता है उसमें पीपीटी फॉर्म होती है। ये पीपीटी क्या होती है, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है यहाँ। प्रेसिपिटेट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल हो। ठीक है ना, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो यहाँ बेरियम जो सल्फेट है, ठीक है, यहाँ जो बेरियम सल्फेट है ये प्रेसिपिटेट है, और बेरियम सल्फेट को अगर मैं ऐसे लिख दूं डाउन एरो से, ठीक है, तो अगर बेरियम सल्फेट को मैं डाउन एरो से लिख दूं तो ये हमारा जो बेरियम सल्फेट है ये हमारा प्रेसिपिटेट होगा, क्योंकि ये जो एरो है ये पीपीटी का एरो है। किसका है, प्रेसिपिटेट का एरो है। ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा आपका, प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट यहां हमारा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां देखिए आयन का एक्सचेंज हो रहा है। व्हाट कॉज दिस वाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 इज फॉर्म्ड। और यहाँ प्रेसिपिटेट के कलर भी पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा कि प्रेसिपिटेट जो फॉर्म होते हैं वो किस कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। तो यहाँ जो BaSO4 हुआ है वो वाइट कलर का है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ठीक है, ये 4 तरह के रिएक्शन हमने पढ़ लिए, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन होते हैं जिनमें ऑक्सीजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहां देखिए कॉपर में क्या ऐड हो रही है, ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, ऐसे ही ठीक है, यहां देखिए इनमें लिखा भी है, इफ अ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीट मटेरियल, तो ब्लैक कलर की ये कोटिंग जमा हो जाती है। ठीक है, जब भी कॉपर को हीट किया जाए तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग फॉर्म हो जाती है, दिख भी रहा होगा आपको। ठीक है, इसके अलावा आगे देखते हैं, इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज सेड ऑक्सीडाइज। ये क्या कर दिया, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, यानी ऑक्सीजन दे दी। ठीक है, ठीक है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर सेकेंड इज लूजिंग रिएक्शन। यहां देखिए
कॉपर जो है वो रिएक्शन को लूज कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए कॉपर जो है ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, हाइड्रोजन इसको गेन कर रही है, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड तो यहाँ हुआ रिड्यूस, क्योंकि उसने ऑक्सीजन निकाल दिया अपने अंदर से, तो कॉपर तो यहाँ हुआ रिड्यूस, और हाइड्रोजन ने उसको गेन कर लिया ऑक्सीजन को, तो हाइड्रोजन हुई यहाँ ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं ये कैसा है, ठीक है। चलिए देखिए CuO+H2, ठीक है, बना क्या Cu+H2O। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन निकली है, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन, दोबारा से देखते हैं, ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए Cu+H2 क्या बना, CuO+H2, Cu+H2O, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोबारा से देखते हैं, ये देखिए CuO+H2 यहाँ बना Cu+H2O, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई, ठीक है, तो इसका हुआ रिडक्शन, रिड्यूस हो गई। और यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ये हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हुई है, ऐड हुई है, ठीक है, तो इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। तो ये पूछता है कि किसका रिडक्शन हुआ है, तो आप लिखेंगे कॉपर ऑक्साइड का यहाँ रिडक्शन हुआ है, ठीक है। और किसको ऑक्सीजन मिली है, हाइड्रोजन को, तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है, MnO2HCl। तो यहाँ देखिए Mn ने ऑक्सीजन को खो दिया, तो MnO2 का तो यहाँ रिडक्शन हुआ है, और HCl ने हाइड्रोजन को गेन कर लिया, तो यहाँ HCl का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। तो आपने देखा होगा आयरन को जब हम कुछ दिनों तक रख देते हैं तो उस पर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है, जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं। दिस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग, ठीक है। सम अदर मटीरियल ऑल्सो हैव गेट tarnished in this manner. Have you noticed the color of the coating formed on copper and silver when metal is attracted by substance around it such as moisture or acid, ठीक है। मॉइस्चर और एसिड की से रिएक्ट करके ये कोरोड होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसी को हम कोरोजन बोलते हैं, खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसको हम बचा कैसे जा सकता है, तो इसकी हम देखिए ऑयलिंग कर सकते हैं, ठीक है, पेंट कर सकते हैं, पेंट से बचा सकते हैं, ठीक है, या जिंक की कोटिंग कर सकते हैं, इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। जिंक बहुत अच्छा एक मेटल है जो फर्दर ऑक्सीडेशन को रोक देता है, ठीक है, तो इसकी कोटिंग से आयरन आर्टिकल्स बच सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी क्या होती है, तो आपने रेंसिडिटी क्या होती है, तो फूड रेंसिडिटी क्या होती है, हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो कुछ दिन तक आपने देखा होगा अगर चीज़ें रख दें हम तो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसका ऑक्सीडेशन होने लगता है और चीज़ों का टेस्ट बदलने लगता है, ठीक है। इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट जिससे हम इसको बचा सकते हैं, या रेफ्रिजरेटर में रख के हम बचा सकते हैं, ठीक है। काफ़ी समय तक तो नहीं बचा सकते लेकिन कुछ समय तक बचा सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा चिप्स जो है
उनके अंदर एक गैस भरी जाती है, इसको नाइट्रोजन बोलते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है वो लेस रिएक्टिव गैस है, ठीक है ना। तो हमने देखा होगा चिप्स कुरकुरे के जो पैकेट आते हैं उनमें जो गैस भरी जाती है, ठीक है, वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है, लेस रिएक्टिव गैस है, इसलिए ये बच जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ ये चैप्टर होता है फिनिश, और ये जो पॉइंट है ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये ऊपर व्हाट यू हैव लर्नड, ठीक है, इसमें आपको पूरी समरी मिल जाएगी। बाकी एक्सरसाइज और जो ब्लूप्रिंट है वो हम आगे आने वाले लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे। आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा? बहुत मेहनत से लेक्चर बनते हैं, बहुत एफर्ट लगता है, आप इसको देखिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नया जो आपको लेक्चर मिले वो इजीली आपको नोटिफाई कर दिया जाए।